सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है केंद्रीय विद्यालय उभावाल ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन की एक बार परिभाषाएं देख लीजिए कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। अनुच्छेद लेखन दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कि किसी एक विषय के किसी एक पहलू के ऊपर जो हम लेख लिखते हैं उसे हम कहते हैं अनुच्छेद लेखन। इसमें विषय की जो संपूर्णता होती है उसको शामिल नहीं किया जाता। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। पर्याय मतलब उसका हिंदी रूपांतरण जो है, यानी कि ट्रांसलेटेड जो शब्द है वो है अनुच्छेद, पैराग्राफ का। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। निबंध का क्या होता है कि उस विषय के ऊपर हम जो है विस्तृत रूप से लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में किसी एक घटना, दृश्य या विषय को संक्षिप्त कर दिया जाता है। संक्षिप्त मतलब बहुत छोटा। इसमें से किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में विचार व्यक्त किए जाते हैं। किसी एक पक्ष को संपूर्णता नहीं दी जाती, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। मान लीजिए आपको जो अनुच्छेद लिखने के लिए जो विषय दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे अपने दिमाग में कि मैं इसके बारे में क्या क्या जानता हूँ। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाए, जो सिर्फ एक पक्ष है। मान लीजिए उसने कंप्यूटर दिया है, तो जो कंप्यूटर है उसका जो आपको सकारात्मक रूप अगर वो कहता है तो आप सिर्फ सकारात्मक रूप के रूप उसका वर्णन करें, ना कि उसकी खामियां, कहाँ कहाँ उसका उपयोग है। ये सारी बातें नहीं लिखनी होती। भाषा जो है सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी कि आपकी भाषा जो है आप सरल शब्दों में लिखें, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें, और जो है प्रभावशाली वो तभी दिखेगी। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। ये कई बार मैंने आपको कक्षा में भी बताया है कि एक ही विषय को ना लिखें कि जैसे एक ही बात को लिख दें कि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी नहीं। आप उसको दोहराएंगे नहीं। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से न हटें। अनावश्यक विस्तार देने की कोशिश ना करें उस चीज़ को। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। शब्द सीमा जितनी दी गई है 80 से 100 शब्दों में कहा है, तो कम से कम 80 होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द हो सकते हैं, 110 हो जाए, 120। ये नहीं है कि आपने 3-4 जो है पेजेस का एक पूरा पैराग्राफ उसमें आप लिख दें और आप सोचें कि उसके ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो 5 से ज़्यादा तो कोई दे नहीं सकता। तो शब्द सीमा को आप ध्यान रखें। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, यानी कि उसको देखने से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इसने इसी विषय के बारे में लिखा है। विषय से संबंधित सूक्ति मतलब होता है कोई दोहा या कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे जब हम इसका उदाहरण करेंगे तो वहाँ मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि जैसे आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई 2 लाइनें आप उसमें लिखें जो उस विषय से संबंधित हो। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अनुच्छेद की विशेषताएं, अब वो लेखन की विशेषताएं थी, ध्यान रखने वाली बातें थी। अब विशेषताएं क्या होती हैं? अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है।
अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंध होते हैं, यानी कि वो उसी विषय का विस्तार करते हैं, ना कि आप कोई दूसरा उपविषय उसमें शुरू कर दें। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना होती है। ये नहीं कि उसके आगे भी अनुच्छेद में आप कुछ गुंजाइश रखें कि कोई और उसको व्यक्त कर सके, संपूर्णता उसको दे दे, पूर्ण करे रचना को, जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। अनावश्यक मतलब उसके सारे जो वाक्य हैं वो जरूरी होते हैं। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य तथा अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। ऐसा ना हो कि जब हम अंत पढ़ रहे हों तो ऐसा लगे कि अनुच्छेद अभी शुरू किया है, और ऐसा भी ना लगे कि जो अनुच्छेद की पहली लाइन पढ़ते ही लगे कि अनुच्छेद तो खत्म हो गया है। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। सामान्य छोटा होता है, सामान्यतः उसको आप देखेंगे ज़्यादातर वो छोटा होता है, कम शब्दों में उसकी व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विस्तार उसकी विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इस बात को आप जो है दिमाग में बिठा लें कि उसकी जो भाषा है सरल और स्पष्ट, ये बार बार शब्द आ रहा है, ज़्यादा उसको वो ना सोचे, सही शब्दों में लिखे, आसान शब्दों में लिखो जो सबको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। आगे चलिए, पहला उदाहरण आप देखिए, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता। पहले आप समय को देख लीजिए, यानी कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। कहने का तात्पर्य है कि समय के महत्व के बारे में इसमें बताया है। समय निरंतर बीतता रहता है। कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय को मोल को पहचानता है वह जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती और पश्चाताप के अतिरिक्त तो कुछ हाथ नहीं आता। यानी कि समय का महत्व ही बता रहा है अब भी वो। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है, समय पर सोता है, वही आगे चलकर सफलता एवं उन्नति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवाता रहता है या समय गंवा देता है, उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि समय के महत्व के बारे में, यानी कि आज करने वाली जो बात काम कल करना है उसे आज करो, और आज करना है तो अभी से शुरुआत करो। यानी कि पल में क्या पता अगले पल क्या हो जाए, तो कब करेगा। यानी कि समय, कोई भी कार्य शुरू करने का सबसे अच्छा समय वही समय होता है जब आप सोच रहे होते हैं। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान होता है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय बर्बाद न करके आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी है। यानी कि समय बीत जाता है, कोई बात नहीं, चला गया, लेकिन उसको आज से ही आप शुरू मान लें कि मतलब आज से मैं नई शुरुआत करता हूँ, तो भी आने वाला आपका जो समय है वो उसे अच्छा किया जा सकता है। यही समय का महत्व है। उसमें अनावश्यक विस्तार देने की ज़रूरत नहीं है कि समय खराब कर दोगे तो ये हो जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, बस इसी के ऊपर आपको जो है ध्यान रखना है। ज़रूरी इस बात यही है। आगे देखिए, एक उदाहरण हो रहा है अभ्यास का महत्व। वो पहले मैंने बताया था, कोई कविता या किसी कवि की सूक्ति, कोई कहावत, वो आप लिख सकते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है, यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साध्य किया साधा जा सकता है। यानी कि आप ये सोचें कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से आप उसको भी अपना बना सकते हैं। ईश्वर ने सभी मनुष्य को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल या अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में
निपुणता प्राप्त की, उसी प्रकार वरदराज ने जो एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। यानी कि बार बार अभ्यास करने से जड़मति का मतलब होता है जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी है वो भी सुजान मतलब वो भी बुद्धिमान बन सकता है। जिस प्रकार अगर पत्थर पे रस्सी आप घिसते रहोगे तो रस्सी जो है वो पत्थर को काट देती है, जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। आशा है बच्चों आपको जो है ये समझ में आया होगा अनुच्छेद लेखन। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।